ट्रांसक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका चैप्टर नंबर 6 का। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम पढ़ेंगे जो डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, मींस डीएनए से जो हमने मल्टीपल कॉपीज़ बनाई है वो किस तरीके से डीएनए की सारी इन्फॉर्मेशन आरएनए में बदला जाता है। बेसिकली जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं हम। मतलब जो 2 स्ट्रैंड है उसमें से सिर्फ जो एक ही स्ट्रैंड है वो ऐसा है जो आगे चल के क्या आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। पर ऐसा क्यों? ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कनेक्टेड इनटू आरएनए। सॉरी, दिस इज नॉट कनेक्टेड, दिस इज कन्वर्टेड। ओके, कन्वर्टेड इनटू आरएनए। डीएनए का एक ही स्ट्रैंड जो है जो वो आरएनए में बदल रहा है, उसके 2 रीज़न हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये आरएनए में बदलेगा। अगर दोनों ही स्ट्रैंड आरएनए में बदल गए साइमल्टेनियसली तो हमारे पास में 2 आरएनए बनेंगे। समय पर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो हमारे पास में 2 आरएनए बन जाएंगे। ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और इसलिए क्या प्रोड्यूस कर देंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जहाँ पे डबल आरएनए की फॉर्मेशन होती है वो क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। कौन सी प्रोसेस को? ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। तो इसलिए डीएनए में से एक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा, मतलब आरएनए के अंदर बदलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले हमने देखा कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अगर उसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही समय पे अगर आरएनए के अंदर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इट विल प्रोड्यूस डबल आरएनए। और जहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वहाँ पे इनहिबिट हो जाता है किसका? ट्रांसलेशन की प्रोसेस का। मतलब वहाँ पर क्या नहीं होगा? वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अब देखो सेकंड रीज़न क्या होता है। मान लो कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो आपस में एक ही समय पे बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों मैसेंजर आरएनए होंगे क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो क्या होगा? 2 तरीके के प्रोटीन बनेंगे, P1 एंड P2। तो ये तो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल को जो ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस है उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। अब समझो, देखो अगर हमको प्रोटीन की ज़रूरत है 5 प्रोटीन्स जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने चाहिए। अब क्योंकि 10 प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि भाई डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो दोनों ही मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं और दोनों ही प्रोटीन बना रहे हैं। तो जो ट्रांसफ़र मशीनरी है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यही वो 2 रीज़न्स है जिनकी वजह से डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है उसमें से जो एक स्ट्रैंड होता है वही क्या करता है? आगे जाके कन्वर्ट होता है आरएनए में, ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा और मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? जो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास में है, जो 2 स्ट्रैंड्स हमारे पास में प्रेजेंट है, तो एक स्ट्रैंड के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए। तो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है उसमें से जो एक स्ट्रैंड में जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए में चेंज करना, यानी कि उसको आरएनए में बदलना। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक्स के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ना दोनों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। उससे पहले हम सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। अब इसके अंदर 3 यूनिट्स आती है। सबसे पहले प्रमोटर रीजन आएगा, फिर टेम्पलेट, फिर उसके बाद में टर्मिनेटर। देखो कुछ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं, ठीक है, ये सब जगह प्रेजेंट रहते हैं। इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन। वो आगे चल के कोड करेंगे और किसी आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे। तो वो जो आरएनए होगा वो ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। तो ये वो रीजन है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। किसका प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन। तो उसको हमने क्या बोला? प्रमोटर रीजन। पर जहाँ पर आके ये प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा, मतलब रुकेगा, तो वो कौन सा रीजन होगा? टर्मिनेटर रीजन। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास में है उसमें से कौन सा प्रमोटर रीजन है और कौन सा टर्मिनेटर रीजन है वो कौन हमें बताएगा? वो हमको बताएगा कोडिंग स्ट्रैंड। हमने बोला था कि जो दोनों में से जो एक स्ट्रैंड होगा वो ही जाके आगे चल के क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा और वो कहलाता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। और यहाँ पे जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है वो तो आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो कुछ तो फंक्शन होगा उसका। अब इसका क्या फंक्शन है? तो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी की वजह से हमें को पता चलेगा कि प्रमोटर रीजन कहाँ है और टर्मिनेटर रीजन कहाँ है।
देखो जहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है तो उसको अपस्ट्रीम कहा जाता है, और जहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम है वहाँ पे उसको डाउनस्ट्रीम कहा जाता है। तो कोडिंग के लेफ्ट साइड में यानी कि 5 प्राइम स्ट्रैंड की तरफ क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा यानी कि प्रमोटर रीजन, और जो 3 प्राइम है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, डाउनस्ट्रीम यानी कि टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि यहाँ पर जो ये रीजन प्रेजेंट है वो हम कोडिंग स्ट्रैंड की मदद से पता लगाते हैं। अब आप देखो कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में से कोई एक ही स्ट्रैंड ऐसा है जो आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है, या आप बोल सकते हो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो वो स्ट्रैंड कौन सा है, उसको बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस चलेगा उसके अंदर कैसे चलता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका आरएनए पॉलीमरेज। पर इसको आरएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज कहते हैं। अब ये डिपेंडेंट क्यों है, डीएनए के क्या है, हमारे पास में 2 स्ट्रैंड्स हैं, उसमें से एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो वो कौन सा स्ट्रैंड है। अब ये तो आरएनए पॉलीमरेज को पता लगाना पड़ेगा कि अब वो डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड है, नीचे वाला है या ऊपर वाला है, क्रॉसिंग में से कौन सा वाला है। इसलिए इसे मतलब पॉलीमर को कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये एंजाइम सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही काम करेगा, और ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो 3 से 5 की डायरेक्शन में चलता है उसको कन्वर्ट कर देगा आरएनए की फॉर्म में। कैसे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखते हैं डीएनए की जो सीक्वेंसेस हमारे पास में प्रेजेंट है, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोट्स जो होते हैं, ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो जब आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे, फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे, तो वो कैसे होगी। मान लो हमारे पास में डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर कोई ये जीन प्रेजेंट है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है ओनली 1 पिरामिड, जिसको बोला जाता है प्रोटीन या पेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए। अगर कोई भी डीएनए का सीक्वेंस किसी भी एक ही पेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा तो उसको बोला जाता है मोनोसिस्टोनिक। अब ये मोनोसिस्टोनिक क्या है, अब डीएनए और जीन में क्या डिफरेंस है, हम बोलते हैं जो जीन है, तो जो जीन होता है ना वो ऐसा सीक्वेंस होता है डीएनए का जो आगे चल के कोड करता है आरएनए के लिए। ठीक है, जीन ऐसा सीक्वेंस होता है डीएनए का जो आगे चल के कोड करता है किसके लिए, आरएनए के लिए। तो अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है तो वो क्या है, एक ही जो प्रोटीन है उसका सिंथेसाइज करेगा, जिसको बोला जाता है मोनोसिस्टोनिक। लेकिन कोई ऐसा सीक्वेंस है डीएनए का जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसाइज करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक। तो यहाँ पे ये डीएनए था, डीएनए के यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स थे। इन जीन्स ने ट्रांसक्रिप्शन से सबसे पहले आरएनए बनाया, और फिर आरएनए से क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल है 3 तरीके के प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने के लिए। याद रखना, कोई एक अगर जीन है और अगर वो सिंगल प्रोटीन बनाने की सिंथेसाइज करेगा तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक, और अगर वो 1-2 से ज़्यादा अगर बनाता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक। तो ये जो मोनोसिस्टोनिक है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दिस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक्स। ठीक है, और जो पॉलीसिस्टोनिक होता है वो पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। देखिए हमारे पास में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इसमें क्या है, एक प्रमोटर रीजन है। अब इसमें एक स्ट्रैंड होगा जो हमारे पास में होगा 3 से 5 और एक 5 से 3। तो यहाँ पर जो ये वाला जो रीजन है क्या है, प्रमोटर रीजन है। एक है 5 से 5 प्राइम की डायरेक्शन में, और एक है 3 से 5 की डायरेक्शन में। तो जो 3 से जो 5 वाला होता है वो क्या होता है, टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीजन में ये वाला जो स्टैंड है ये क्या कहलाएगा, आपका प्रमोटर रीजन। तो अगर मैं इसकी सीक्वेंस चेंज कर दूँ, यहाँ पर अगर ये 3 हो जाए और ये 5 हो जाए तो ये कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में जा के 5 तक। क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो 3 से 5 प्राइम का जो स्टैंड होता है वो कौन सा स्टैंड होता है, टेम्पलेट स्टैंड होता है। टेम्पलेट स्टैंड होता है उसको हम आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम के अंदर, क्योंकि जो हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स की जो एडिशन होती है वो 3 प्राइम पे ही होती है। कहाँ पे होगी, 3 प्राइम एंड पर। ठीक है, और वो कौन करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मान लीजिए कि ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो सबसे पहले एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। इस सिग्मा फैक्टर का काम है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको जो यहाँ पे जो प्रमोटर रीजन होता है ना ये वाला, इससे बाइंडिंग करवाना। तो सबसे पहला हो गया, तो यहाँ पे हम नंबर 1 डाल देते हैं कि हमने क्या करवा दिया, सिग्मा रीजन्स को आरएनए पॉलीमरेज से किसको बाइंडिंग करवाया हमने, प्रमोटर रीजन को। ठीक है, वो बाइंडिंग करवाई किसने थी, सिग्मा फैक्टर ने।
अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज अब फॉर्मेशन करवाएगा आरएनए की। तो अब यहाँ पर शुरू हुआ तो ये 5 प्राइम एंड है और ये कौन सा हमारा 3 प्राइम एंड है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उन्हीं का जो कॉम्प्लीमेंट्री है आरएनए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस है वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो ये डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, आप देख रहे हो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में हो रही है। तो जो सेकेंड स्टेप है उसको आप बोलते हो एक्सटेंशन, ठीक है। क्या बोलते हो, एक्सटेंशन। आप इसको इलोंगेशन भी बोल सकते हो, बेसिकली एक्सटेंशन और इलोंगेशन एक ही बात है। अब यहाँ पे जो इलोंगेशन हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है। यहाँ पर एक फ्री बॉन्ड होता है OH, तो हम क्या करते जाते हैं उस पर बार बार एडिशन करवाते जाते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता जा रहा है, ऐड करवाता जा रहा है। इस वजह से क्या हो रही है, इलोंगेशन होती जा रही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा रीजन प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही जो है आरएनए पॉलीमरेज है ये जब टर्मिनेटर रीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर आकर जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे यहाँ पर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट था वैसे ही यहाँ पर एक फैक्टर प्रेजेंट है, रो फैक्टर। ये जो रो फैक्टर है जो टर्मिनेट करवा देता है प्रोसेस को, लेकिन टर्मिनेटर रीजन से पहले अगर कहीं पर रो फैक्टर आ जाए, किसके कांटेक्ट में, आरएनए पॉलीमरेज के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो जो प्रोसेस है वो वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं ये इनिशिएटर फैक्टर था और ये कौन सा फैक्टर है, टर्मिनेटर फैक्टर है ये, ठीक है। याद रखना, अगर टर्मिनेटर फैक्टर से पहले ही अगर RH-O, ठीक है, ये जो रो है अगर ये आरएनए पॉलीमरेज के कांटेक्ट में आ जाएगा तो प्रोसेस वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। पर अगर रो फैक्टर आया ही नहीं है तो वो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो टर्मिनेटर रीजन तक पहुंच गया तो उसमें रो का कोई रोल नहीं होगा। तो जो रो है वो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होगी। तो यहाँ पर हमारा पूरा एक आरएनए बन चुका है 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी मेंशन करना 5 3 और ये कौन सा हुआ आपका 3 और ये 5। सेम यहाँ पर भी यही चीज़ होगी 5 से 3 और ये 3 to 5। क्योंकि हम ये प्रोकैरियोटिक्स में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे चल रहा है, साइटोप्लाज्म में। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, आरएनए पॉलीमरेज। अब चाहे वो मैसेंजर आरएनए बने, टीआरएनए बने, आरआरएनए बने, हर तरीके के आरएनए की फॉर्मेशन के लिए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सेकेंड पॉइंट, ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट आप देखो कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हुई है, मतलब खत्म भी पूरी नहीं हो पाती है, इससे पहले ही प्रोटीन फॉर्मेशन वाले जो एंजाइम्स है वो इस आरएनए को प्रोटीन में बदलने का काम शुरू कर देंगे। मींस जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुई ही नहीं है तो ट्रांसलेशन शुरू हो गई, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अभी पूरी खत्म ही नहीं हुई है, उससे पहले ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हुई, शुरू हो गई है। तो मतलब साथ साथ में चल रही है दोनों प्रोसेस। तो हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ दोनों स्टेप्स चले। फिर जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे जो आरएनए की फॉर्मेशन है वो जैसे ही हुई तो हमने आरएनए को मॉडिफाई किया। क्या हमने आरएनए में कोई चेंजेस किए, नहीं किए। डायरेक्टली जो आरएनए बना था वो ट्रांसलेशन में एंट्री ले लेता है। इसका मतलब है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती है। तो ये जो चारों चीज़ें जो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक्स में बताई है उसी का उल्टा होगा किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। तो अब देखते हैं यूकैरियोट्स में क्या हुआ। अगर प्रोकैरियोट्स अच्छे से समझ में आ गया ना तो फिर यूकैरियोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो जो यूकैरियोट सेल होता है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड्रीज होती है। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्म, RER, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिपिड सिंथेसिस के लिए। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स थे उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, या हम बोल सकते हैं उसके अंदर चल रहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा था। लेकिन यूकैरियोटिक्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है।
तो जो डीएनए है जो आरएनए में बदलेगा वो कहाँ पे बदलेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर बदलेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस हमने देख लिया है कि जो प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, हमारे पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए के अंदर बदलेगा तो यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है। देखो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। अब इन तीनों के ही अलग अलग फंक्शंस हैं। तो ये क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन, ये अलग अलग आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे। देखो RMT इस तरीके से याद करना, पहले इस तरीके से लिख लेना, फिर RMT ऐसे लिख लेना। मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए की फॉर्मेशन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए की फॉर्मेशन करेगा। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पे HMRNA लिखा होगा, SNRNA लिखा होगा, फिर यहाँ पे स्मूथ RNA लिखा होगा। सॉरी, दिस इज सॉल्यूबल RNA। और एक और हो सकता है 23 SRNA। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है RMT। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 डाल देना, ये ट्रिक है लर्न करने की। तो जो mRNA जो बनेगा इस यूकैरियोटिक्स की केस के अंदर वो HMRNA ही था पहले। HMRNA का मतलब ये होता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। अब इसको हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA क्यों कहते हैं, देखो हमारे पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, तो हमको पता है कि इसमें से एक ही स्ट्रैंड ऐसा है जो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, किसके अंदर, RNA बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास में प्रोमोटर रीजन था जो किससे शुरू हो गया, 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो आरएनए बना है वो कैसा है, वो हेट्रोजीनियस आरएनए है। मतलब हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट। इसके पास में 2 तरीके के सीक्वेंस है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजीनियस आरएनए बोल रहे हैं। अब इस हेट्रोजीनियस आरएनए में 2 तरीके के सीक्वेंसेस है, वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में एक है इंट्रॉन और एक है एक्सॉन। जो इंट्रॉन्स होते हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, किसी भी आरएनए के लिए कोडिंग नहीं करते हैं। मतलब आगे चलकर ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। तो अब इनको क्यों रखें हमारे मैच्योर आरएनए में जब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो HNRNA है यानी कि जो हेट्रोजीनियस आरएनए है इसमें प्रोसेसिंग होती है। आरएनए के बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाली मॉडिफिकेशन। ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एंट्रॉन्स है। मान लो हमारे पास में कोई धागा है जिसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन जो हमारे पास में आती है उसको हमने नाम दिया है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब ही ये होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। और इसको करवाने के लिए जो एंजाइम ज़रूरी है वो है स्प्लाइसोसोम। बेसिकली एक ऐसा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है स्प्लाइसिंग करवाने के लिए, और ये जो एंजाइम है ये इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये प्रोकैरियोट्स में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर कि जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जब होता है तो जब ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो स्प्लाइसिंग होगा ही नहीं। सो एक इसके अंदर एब्सेंट रहता है, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है। तो जब ये एंट्रॉन्स जब रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास में क्या रह जाएगा, सिर्फ आपके पास में एक्सॉन बचेगा। सिर्फ आपके पास में जो एक्सॉन है वो इस एक्सॉन से जुड़ जाएगा, मतलब ये जो एक्सॉन है इससे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक का। अब जो हमारे पास में 5 प्राइम एंड है इस पर हम क्या जोड़ रहे हैं, मिथाइलेटेड ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको बोला जाता है मिथाइलेटेड ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो डीएनए होता है वो स्टेबल होता है आरएनए से, क्योंकि आरएनए के अंदर म्यूटेशन का रेट फास्टर होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है इसलिए। पहले कि इसमें बहुत जल्दी म्यूटेशन हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसके म्यूटेशन की रेट को कम करेंगे। तो मिथाइलेशन इसलिए की जाती है ताकि इस मैसेंजर आरएनए में म्यूटेशन की रेट को डिक्रीज किया जा सके। तो मिथाइलेटेड ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का काम क्या है, टू रिड्यूस द रेट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के रेट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जीपीपी की एडिशन करवाते हैं। इसको यहाँ पे हमने इसको स्पाइसिंग नाम दिया था, इसको हम नाम देते हैं कैपिंग। ठीक है,
अब थर्ड जो स्टेप है वो 3 प्राइम एंड पर होगा, और जो 3 प्राइम एंड है पॉली ए, यानी कि बहुत सारे, ये जो देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो पॉलीएटेड बोलते हैं, यानी कि जो पॉलीएटेड है उसकी बहुत सारी जो सीक्वेंसेस हैं, जो ये जो पूरी टेल है ना उसको ऐड किया कर दिया जाता है। अब उसको ऐड करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो चल कहाँ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। तो आगे चल के जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होगी वो कहाँ होगी, वो होगी आपकी RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो जो RNA है जो न्यूक्लियस के अंदर बना है उसको आपको न्यूक्लियस से बाहर भी तो लाना पड़ेगा ना। तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा जान पहचान है, इसकी रिसेप्टर से बहुत बातचीत है, ऐसे समझो। तो जो पॉलीटिंग जो यहाँ पे ऐड की जाती है, जो टेलिंग का जो प्रोसेस होता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ये मैच्योर RNA यानी कि मैसेंजर RNA जो है न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू ट्रांसफ़र या टू ट्रांसपोर्ट mRNA आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो जो 4 डिफरेंसेस मैंने अभी आपको बताए थे, देखो फर्स्ट पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस के अंदर चलेगा ये प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके के RNA पॉलीमरेज हैं, RNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, इनका फंक्शन क्या, RNA, rRNA, mRNA और tRNA। फिर थर्ड पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन के बाद में यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रही है, कौन कौन सी, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। इसको हमने क्या बोला है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जबकि प्रोकैरियोटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो क्लियर है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।